नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं वो कंपनी अपने आप में निवेशकों के लिए एक लेसन है कि कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स। तो पहले कंपनी के ओरिजिन के बारे में बता देते हैं। तो कंपनी जो है 1981 से काम कर रही है, लेकिन उस टाइम ये सीमेंट बनाया करती थी। जी हाँ, सीमेंट। और इस कंपनी का नाम हुआ करता था हिक्स सीमेंट। और 19 फरवरी 2015 को इन्होंने अपना नाम मिष्ठान फूड कर दिया। और कंपनी के ऑब्जेक्ट यानी कंपनी क्या काम करती है उस बारे में इन्होंने कहा कि ये कंपनी ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम्स यानी फूड आइटम्स का, खाने पीने की चीज़ों की ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो जब कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है या कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उसके बारे में ये बताना पड़ता है कि कंपनी क्या काम करती है। तो सीमेंट के हिक्स सीमेंट से इन्होंने नाम चेंज किया और हिक्स सीमेंट से इन्होंने अपना कंपनी का ऑब्जेक्ट भी चेंज कर लिया। अब ये किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? तो ये बेसिकली FMCG कंपनी अपने आप को कहते हैं और ये बासमती राइस बनाते हैं जिसमें की प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, प्रीमियम सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में, वैल्यू सेगमेंट में, यानी कि महंगे चावल, थोड़े मीडियम चावल, थोड़े बिल्कुल सस्ते चावल जो ऑर्डिनरी आम लोग खाते हैं वो। फिर सॉल्ट जो है तो काला नमक भी बनाते हैं, फिर आयोडाइज नमक भी बनाते हैं और अदर एग्रो कमोडिटीज़ में भी डील करते हैं। तो ये वीट है, गेहूं है, दालें हैं, इनमें भी डील करते हैं। जब मैं बनाने की बात कहता हूँ तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो ग्रेन्स की या नेचुरल चीज़ों की होती नहीं है। वो इसको प्रोक्योर करके, मतलब इसको कहीं से लेके और प्रोसेस करके और पैकिंग करते हैं। तो जैसे चावल की बात है तो ये चावल जो है ये फार्मर से लेते हैं या मंडियों से लेते हैं या जो कमीशन एजेंट्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं जो बिचौलिए जिनको कहते हैं, तो वहाँ से ये प्रोक्योर करते हैं। कैश देते हैं उनको, सीधा किसानों को या मंडी से लाते हैं, कैश देते हैं और वहाँ से अपनी प्रोसेसिंग मिल में लाते हैं। और इनके जो है वो राइस प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो हिम्मतनगर गुजरात में है। वो 45 टन चावल की प्रोसेसिंग कर देता है 1 घंटे में। और ये प्लांट जो है इनके अनुसार ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जहाँ पर पोर्ट बहुत पास है। तो पोर्ट पास होने का किसी भी जो कमोडिटी होती है उसकी जो पोर्ट अगर पास होता है तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप बल्क क्वांटिटी में पानी के थ्रू, ठीक है, समुद्र के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आप पहुँचा सकते हैं। देश की में भी जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको पहुँचाना है तो जैसे कलकत्ता से लेके आपको अगर आंध्र प्रदेश में पहुंचाना है, विशाखापट्टनम पहुंचाना है, तो वो आप स्ट्रेट लाइन में वो चलता हुआ आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट रूट आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ कि समुद्र में जो यातायात है, समुद्र के थ्रू जो चीज़ों को भेजना है वो सस्ता पड़ता है रोड के कंपैरिजन में। मैं सिर्फ ये इतना कंपैरिजन कर रहा हूँ। खैर, तो फिर ये क्या करते हैं, ये पैकेजिंग करते हैं। आपने प्रोसेसिंग कर ली, उसके बाद ये पैकेजिंग करते हैं। तो जो राइस की पैकेजिंग है वो 30 से 50 किलो के बैग्स में करते हैं, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो। और सॉल्ट जो करते हैं आधा और 1 किलो के पैकेजिंग में करते हैं। और अगर किसी का कोई बड़ा ऑर्डर आता है और वो ये कहता है नहीं साहब हमें तो 41 किलो की पैकिंग कर दो, 51 किलो की पैकिंग कर दो, तो वो भी कर देंगे। फिर जैसे आप, मतलब वो अगर बल्क ऑर्डर आएगा तो अपने हिसाब से वो पैकेजिंग को चेंज भी कर सकते हैं। फिर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि भाई ये होटल को कांटेक्ट करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ठीक है, इन सेगमेंट को केटर करते हैं क्योंकि वो बल्क कंज्यूम करते हैं, मतलब बल्क में माल उठाते हैं। फिर ये प्राइम लोकेशन पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। फिर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जहाँ ऐसे पोटेंशियल एरिया होता है वहाँ फ्री सैंपल भी देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि भाई किस तरह की खाने पीने की, किस तरह की क्वालिटी की ये चीज़ है। तो ये जगह जगह रिटेलर मीट भी करते हैं और रिटेलर को ये एनकरेज करते हैं भाई हमारा माल बेचो, ठीक है। रिटेलर मीट का बेसिकली यही पर्पज़ होता है। फिर सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट एंगेजमेंट भी करते हैं। और फूड फेस्टिवल वगैरह जो होता है, जैसे दुबई में एक इनका कोई फूड फेस्टिवल हुआ था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल होता है
गुल फूड नाम से, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री चाहते हैं। दूसरी बात ये इंडिया में ज़्यादातर इनकी सेल है और थोड़ी सी कम सेल, मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी कम सेल इनकी इंटरनेशनल मार्केट में। ये B2B और B2C दोनों सेगमेंट में प्रेजेंट। बात ये है कि सब चीज़ अच्छी दिख रही है और कुछ प्रॉब्लम तो नज़र आती नहीं है, फिर ये इतनी खबरों में कैसे है? तो देखिए, इसकी कहानी जो है ना, वो शुरू से ही थोड़ी डाउटफुल रही है। और कैसे? देखिए, 2014 में 2014, 15, 16, 17, 18, 14 से लेके 18 तक इनकी जो सेल्स है ना, वो इन जनरल बता रहा हूँ मैं, वो करीब करीब 1.5 गुनी या 2 गुनी हर साल हो रही है। ठीक है, बीच बीच में फ्लक्चुएशन भी है, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ। और उसके बाद 23 और 24 में भी सेल करीब करीब डबल हो गई है। बट इशू क्या है कि इन सभी सालों में कैश फ्लो नेगेटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। अब एक हमारे दर्शक आशीष शर्मा जी का क्वेश्चन भी आया था, तो आशीष जी, मैं आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुने। देखिए, आप जब कोई माल किसी को बेचते हैं, कोई भी व्यापार आप करते हैं, उसमें जब आप माल बेचते हैं तो आप क्या सारा माल उधार बेच देते हैं? और कितने दिनों में वो पैसा आता है? और आप किसको बेच रहे हैं? आप बेचे जाइए, आपको मना है क्या? आपकी दुकान से सामान लेने वाले बहुत हैं, आप दुकान में से देते जाइए, सामने वाला लेते जाएगा। जितना मर्जी उधार आप देना चाहें ना, उतना आप दे सकते हैं। आएगा कितना पैसा? कितना पैसा आएगा? तो इनके जो है ना, इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आप ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट तो ये दिखा रहे हैं, लेकिन गल्ले में पैसा आ नहीं रहा। तो भाई, आप मान लो किसी को माल बेच दोगे, बेचने के बाद आप उससे 2 महीने में आए, 3 महीने में, पैसा आएगा तो सही ना, या पैसा आएगा ही नहीं। इनके लगातार 14, 15, 16, 17, 18, बीच में 4 साल गायब हैं ये। उसका क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा। और 23 और 24 कैश फ्लो नेगेटिव है, पैसा आया ही नहीं। अब क्या हुआ? 2024 की बानगी देखिए, मार्च 2024 की प्रॉफिट दिखा रखा है 356 करोड़ और उधारी दिखा रखी है 371 करोड़। वो प्रॉफिट किस काम का, जो मेरे पास पैसा ही नहीं है? तो आपने अपने किसी जानकार को माल बेच दिया, ठीक है, 100 रुपये में माल बेच दिया, अपने खाते में आपने लिख दिया 100 रुपये में से मेरे 50 रुपये प्रॉफिट के हो गए, 50% प्रॉफिट है। और वो पैसा देगा जब ना, तो कागजी प्रॉफिट से क्या मतलब? लिख लो आप 50 रुपये मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पर भी यही हुआ, 356 करोड़ का प्रॉफिट है, 371 करोड़ के उधारी है। अब क्या हुआ कि इनके सितंबर 2024 क्वार्टर के सेकेंड क्वार्टर जो होता है, अभी ये जो करंट ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर, इसके सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आए। उसके बाद ये कॉन कॉल करते हैं। नवंबर में इन्होंने कॉन कॉल की, और कॉन कॉल में जनरली क्या होता है, जो अच्छे कंपनीज़ की जो कॉन कॉल होती है उसमें बढ़िया बढ़िया ग्रुप्स के, मतलब जितनी भी अच्छी ब्रोकरेज फर्म्स होती है ना, उनके एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस वाली में क्या है पता नहीं, कुछ तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे और कुछ बिल्कुल अनजान ऐसी फर्में जिनका पता ही नहीं है कि भाई वो कौन सी तो फर्में हैं जिनके ये रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन कॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर ठीक है, उसमें से साहब एक सज्जन थे। वो सज्जन जो हैं उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, और पहला क्वेश्चन क्या पूछा, और बड़ा मार्के का क्वेश्चन पे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे जैसे आप और हम, तो आप भी जाके कॉन कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक है। वो सज्जन जो है उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने कहा साहब अप्रैल से सितंबर 24 में आपकी जो सेल है ना वो 724 करोड़ है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में 824 करोड़ रुपए के उधारी बताए रखे हैं, रिसीवेबल बता रखे हैं। ये कैसे है, ये तो समझाओ तो सही मुझे। अब वो जो इनका मैनेजमेंट था वो बोला
नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं है, हमारे तो ये जो है अभी हमने नए मार्केट में एंटर किया, मिडिल ईस्ट में एंटर कर रहे हैं हम, और वहाँ पर क्या है हमको पेनिट्रेशन की स्ट्रैटेजी चाहिए, हमको एग्रेसिव होना चाहिए। उन्होंने बड़े साहब बड़ी इधर उधर की बातें की। अब ये सज्जन क्या है, ये पीछे पड़े रहे, उन्होंने बार बार क्वेश्चन पूछते रहे। मैं आपको सिर्फ उनकी समरी बता रहा हूँ, बाकी उन्होंने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया। वो ये कहते हैं यार आप सब बात ठीक रहे हो, आपने ठीक कह रहे हो, आप ये जो है आपने मिडिल ईस्ट में भी एंटर कर लिया, एग्रेसिव भी कर लिया, एग्रेशन भी आप दिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मुझे ये तो बताओ कि कम से कम 3, 6 और 1 साल में कितना पैसा ड्यू हो रहा है। मतलब 3 साल में कितनी उधारी वापस आ जाएगी, 6 साल में 3 महीने में कितनी उधारी आ जाएगी, 6 महीने में कितनी उधारी आ जाएगी, और 1 साल में कितनी उधारी आ जाएगी। एक्चुअली ये मुझे आप कृपया बता दें। वो उन्होंने उसका सही जवाब नहीं दिया। वो फिर वो एक ही बात कहते रहे कि नहीं हमारा पैसा नहीं डूबेगा, और वहाँ पे जो हमारी फर्में हैं ना, हमारा रिकॉर्ड है कि वहाँ की जितनी फर्में हैं वहाँ लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है, आप किसी का पैसा नहीं खा सकते। मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। अब वो ये कहते रहे कि आप मुझे तो ये बताओ 3 महीने में कितना पैसा आएगा, 6 महीने में कितना पैसा आएगा। और क्वेश्चन उनका बिल्कुल जेन्युइन था, जेन्युइन क्वेश्चन था, बड़ा बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे ये जो भी सज्जन है ये। तो उन्होंने क्या है पीछे पड़े रहे। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो मैनेजमेंट में कहा आप अपना ऐसा करो, हम आपको अपनी ईमेल पे आप एक ईमेल कर देना, हमारी एक मेल पे है ना, और वो हम आपको जवाब दे देंगे। तो उसने पूछा भाई कौन सी ईमेल है, तो उन्होंने ईमेल बता दी, मैनेजमेंट में अपनी ईमेल बता दी और प्रिंट छुड़ा लिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि भाई आप ये बताओ कि आप ठीक है उधारी अपनी हो गई, एक कितने दिन की उधार देते हो आप। भाई साल में 724 6 महीने में 724 करोड़ की सेल दिखा रहे हो और 824 करोड़ रिसीवेबल दिखा रहे हो, ये तो आप उधार कितने दिन की देते हो। सही कहा, सही क्वेश्चन पूछा उसने। तो ये कहते हैं नहीं वैसे जनरली हमारे जो कंपनीज़ हैं ना वो 365 दिन की उधार देती है, साल की भी देती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, हम तो 180 दिन की उधार देते हैं। खैर वो लीपा पोती करके, अब वो आप कॉन कॉल में कितनी बहस करोगे। अब वो मैनेजमेंट ही ऐसा हो जो बार बार अपनी बात को, एक ही बात को रिपीट किया जाए, नहीं हम एग्रेशन कर रहे हैं, हम उस नीश मार्केट में एंटर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसने कह दिया ठीक है थैंक यू सर। ये बात हो गई नवंबर की। दिसंबर 5, 2024 को सेबी का एक ऑर्डर आता है मिष्ठान फूड्स के खिलाफ और 23 अन्य लोगों के खिलाफ। आप ये ध्यान रखना, एक कंपनी जो है ना वो एक व्यक्ति की तरह होती है, वो इसलिए उसके खिलाफ ऑर्डर पास होता है। तो वो एक आदमी है, आप ये समझ लीजिए जीता जागता आदमी है, उसको लॉ ने, कानून ने उसको एक व्यक्ति का स्टेटस दे रखा है। जैसे एक व्यक्ति होता है ना आप और मैं, वैसे इसलिए उस कंपनी के खिलाफ जो है ना ऑर्डर पास किया, तो वो मिष्ठान फूड्स और उनके 23 अन्य लोगों के विरुद्ध। और क्या ऑर्डर पास किया या क्या उन्होंने शो कॉज नोटिस का इंटरिम ऑर्डर है। शो कॉज नोटिस का मतलब उन्होंने सेबी ने कुछ इंक्वायरी की और उसमें जो फाइंडिंग पाई वो उसका डिटेल दिया है। उस फाइंडिंग के बेसिस पे इन मिष्ठान फूड और 23 अन्य लोगों के विरुद्ध कोई ऑर्डर दिया है। इंटरिम ऑर्डर है, मतलब अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है। फाइनल ऑर्डर कब आएगा, शो कॉज नोटिस मिले, मतलब इन पार्टीज़ को शो कॉज नोटिस जाएगा, वो जब जवाब देंगे अपने पक्ष में जो कुछ कहना है वो कहेंगे, और उसके बाद जो भी निर्णय सेबी का होगा वो फाइनल ऑर्डर आएगा। अब सेबी ने ये जो डॉक्यूमेंट है ना, बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है, और मैं आपको इसकी सिर्फ समरी बता रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें आपसे नहीं करूँगा, मैं आपसे सिर्फ कंसेप्चुअल बातें करूँगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इन्होंने किया क्या है। ठीक है, तो 16 शुरुआत कहाँ से हुई देखिए इस सारी इंक्वायरी की, सेबी की इंक्वायरी की। एक इधर कॉन कॉल में इन्वेस्टर पूछ रहा है, इधर सेबी की इंक्वायरी पहले से चल रही है, और सेबी ने वो जो अपना ऑर्डर दिया जो 5 दिसंबर 2024 का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब हमको एक कोई कंप्लेंट मिली 16 सितंबर 2022 को कोई कंप्लेंट मिली, और उसमें ये कहा गया कि साहब ये जो कंपनी मिष्ठान फूड है ना, ये सर्कुलर ट्रेडिंग और टर्नओवर कर रही है। अब ये क्या चीज़ होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, सर्कुलर टर्नओवर क्या होता है। दूसरा,
इन्होंने इनकम टैक्स का फ्रॉड किया है, इन्होंने जीएसटी का फ्रॉड किया है, और एक सूचना और मिली कि 78 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड में इनके जो एमडी जो है ना, वो हितेश गौरी शंकर पटेल, वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। ये उनको खबर मिली। अब सेबी ने जो है इस बात की इंक्वायरी की। फिर 2000 अक्टूबर 4 2022 को जीएसटी कमिश्नर गांधीनगर से इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है, सूचना आती है, लेटर आता है कि हमने इस मिष्ठान फूड के प्रेमाइसेस में रेड की, और रेड करने के बाद उनके कागज़ जो थे ना वो हमने झूठे पाए, मतलब फेक। ये किन से बाई कर रहे हैं सामान? भाई बाइंग सेलिंग में है ना, ट्रेडिंग करती है, और कंपनी ये कहती है कि हम मार्केटिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोक्योर करते हैं चावल को। तो वो ये कहते हैं कि किन से प्रोक्योर करते हो और किन को फाइनली आप बेचते हो, किन व्यापारियों को बेचते हो, वो बताओ आप हमको। तो वो इन्होंने ये कहा जीएसटी कमिश्नर ने कि इनके सारे अकाउंट्स जो है ना वो फ्रॉड हैं, फेक हैं। दूसरी बात, जिन बायर और सप्लायर्स को, मतलब जिनसे सामान लेते हैं, चावल लेते हैं और फिर आगे सप्लाई करते हैं प्रोसेस करके, तो वो जो बायर जिनसे लिया है ना वो, और जो सप्लायर है ना, या तो वो फेक हैं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर इन्हीं के रिलेटिव हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताया। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने इस बात पे सेबी को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने कहा भाई बीएसई को कहा भाई आप जो है ना इसमें इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दो। तो सेबी को बीएसई ने अगस्त 2024 में ये रिपोर्ट दी। और कौन से पीरियड की रिपोर्ट दी? मार्च 2018 से मार्च 2024 के बीच की, मतलब इस पीरियड में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इस पीरियड का मार्च 2018 से, मतलब वो फाइनेंशियल 2018 फाइनेंशियल ईयर से 2024 फाइनेंशियल ईयर तक की बीएसई ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब आप सुनिए क्या है। सेबी ने जो बीएसई ने ये पाया, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सेबी को दी, ये पाया कि साहब ये तो इनके सारे कागज ही फर्जी हैं। ये सर्कुलर ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मतलब सेल और परचेज है ना वो सर्कुलर। अब सर्कुलर क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सेल दिखाई, अपने अकाउंट्स में सेल दिखाई। अब मैंने किसको दिया? मैंने एक मेरे दोस्त को कहा तू यार एक फ़र्म खोल ले, ठीक है। वो कह रहा कहाँ खोलूँ? अरे यार तेरे रूम पे ही खोल ले यार, क्या है उसका रजिस्टर ही तो कराना है, खोल ले उसको। अब मैंने क्या किया, कागज़ों में मेरे फ्रेंड को सेल दिखा दिया। अब जब सेल दिखा दिया तो वो पैसे देगा ना मेरे को, जब मैं इसको सेल करूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे एक दूसरे दोस्त को कहूँगा कि यार एक काम कर यार, कि मेरे से तू पैसे ले ले। एक दोस्त वो, एक दोस्त ये, मेरे से तू पैसे ले ले और तू उसको दे दे। मेरे से इधर मैं सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं इस दोस्त को पैसे दे रहा हूँ, मैं ही सेल कर रहा हूँ और मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, और वो दूसरे दोस्त को दे रहा है, और वो दोस्त मुझे वापस पैसे ला के दे रहा है। समझ गए आप? कागज़ में एंट्री चल रही है, घूम रहा है। मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ, मैं जिसको माल बेच रहा हूँ, उसको मैं पैसे भी पहुंचा रहा हूं किसी दूसरे रास्ते से, क्योंकि सेल तो मेरे कागज में ही है ना, माल तो दिया ही नहीं है मैंने, ना वो लेने वाला है। तो हो क्या रहा है कि आप इस तरीके से कितनी भी सेल दिखा सकते हो, ठीक है, कितनी भी सेल बढ़ा के दिखा सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल इनकी जो सेल लेकिन पैसा कहाँ आएगा? पैसा तो वही है ना, फिक्स पैसा तो फिक्स ही है ना आपका, वही पैसा तो रोटेट हो रहा है चारों तरफ। जो मैं आपको पहुंचवा रहा हूं, जो मेरा बायर है उसको जो मैं किसी रूट से पहुंचवा रहा हूं, वही पैसा तो मेरे पास वापस आने वाला। तो पैसा तो 100 रुपये है, तो 100 रुपये घूम के वापस आने वाले हैं मेरे पास। तो उधार ही उधार चलेगी ना, मैं दिखा दूंगा मेरे कागजों में उधार चल रही। ये कारण है इनका उधार ही उधार दिखने का। यहां पर ये घोटाले हो रहे हैं, कागजी कार्रवाई हो रही है। अब क्या हुआ कि इनसे कहा भाई, मिष्ठान फूड वालों से जब बीएसई इंक्वायरी करने गई
तो मिष्ठान फूड वालों ने कहा कि भाई, वो मिष्ठान फूड वालों से कहा बीएसई ने कि हमको कागज़ दो, तो हम 2018 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2024 तक की इंक्वायरी करेंगे। तो कह रहे हैं कागज़ कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो जो 6 मई 2022 को हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में आग लग गई थी, उसकी हमने कंप्लेंट भी कराई थी, ठीक है, सारा रिकॉर्ड जल गया, हमारे पास कुछ नहीं है, सारा फर्नीचर, प्रॉपर्टी, कागज़, कंप्यूटर, हर चीज़ जो था ना सारा जल गया। तो वो जो मैं आपको गैप बता रहा था ना, वो जो गैप मैंने आपको बताया, वो 4 सालों का गैप, वो 4, अभी पहले मैंने बताया था ना आपको कि ये इनके 4 सालों के अकाउंट्स नहीं है, तो वो 4 सालों के अकाउंट्स ये कहते हैं मेरे पास तो है ही नहीं। मतलब जिस पीरियड की आप इंक्वायरी करोगे ना, वो पीरियड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 2022 में आग लगी 6 मई को, तो आप 23 और 24 का दे दो, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा बायर्स जो बायर दिखा रखे थे ना इन्होंने कि ये बायर है और ये सेलर है, ठीक है भाई, कहीं से इन्होंने माल लिया और कहीं को दिया, तो किसी से तो परचेज किया और किसी को बेचा, तो वो जो हैं वो थे ही नहीं। आपने फर्जी कंपनियां बना रखी थी, सेल और परचेज दिखा रहे हो आप, कागजों में दिखा रहे हो, और वही सेम पैसा रोटेट हो रहा है चारों तरफ से। तो उनको भी नोटिस जारी किए कि भाई अगर बायर और सेलर हैं आपके, मिष्ठान फूड के बायर और सेलर हैं, तो आओ, संबंध दिए, सब कुछ दिए, आए कहाँ से हों, तब तो आए ना, कोई अपील ही नहीं हुआ। और उनके एड्रेस पे जाओ तो एड्रेस ही नहीं है, सब फेक है, सब हवा में, और सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है और कैश फ्लो नहीं है। फिर क्या है कि तो आप सर्कुलर ट्रेडिंग समझ गए ना। फिर क्या हुआ, अप्रैल 2024 में इन्होंने एक राइट्स इशू लिया, राइट्स इशू जारी किया, ठीक है। और वो पैसे को, अब राइट्स इशू क्या मतलब, आप कंपनी में लगाओगे ना, कोई भी अपन पैसा देते हैं, अपन शेयर होल्डर है, तो अपन जब पैसा देते हैं तो अपन कहाँ लगाते हैं, अपन क्या उम्मीद करते हैं कि ये राइट्स इशू से जो हमसे पैसा लिया गया है उसको कंपनी चलाने में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कंपनी में प्रॉफिट जनरेट हो, कैश फ्लो जनरेट हो, और जिसका फल हमें आए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसको खुर्द बुर्द कर दिया, उसको मिस यूटिलाइज उसको कर दिया इन्होंने, पता ही नहीं क्या है, कहाँ गया पैसा, उसका ट्रेस ही नहीं है। अब जब ये 5 तारीख को ये ऑर्डर आया सेबी का, 5 दिसंबर 2024 को, तो उन्होंने क्या किया कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है ना ये 50 करोड़ तुम खा गए, पता ही नहीं लगा, मिष्ठान फूड वाले, भाई कहाँ गया ये पैसा, ये तो ट्रेस ही नहीं हो रहा है, तो आप 50 करोड़ की तो ये रिकवरी करवाओ, और 50 करोड़ रुपए जो है ना वो तुम्हारे, और जो उन्होंने सेबी ने पाया कि 50 करोड़ की करीब और कोई हेरा फेरी थी, तो वो आप दो। तो ये इंटरिम ऑर्डर में ये है कि 100 करोड़ की तो रिकवरी होगी, और ये जो जितने लोग हैं ना, ये कंपनी के सहित, ये 7 साल तक पब्लिक मनी रेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहेंगे ये जीएसटी और इनकम टैक्स फ्रॉड क्या है, फिर जीएसटी और इनकम टैक्स बीच में पिक्चर में कहाँ से आ गए। तो देखिए, जीएसटी और इनकम टैक्स, जैसे आपने ट्रेड किया, ठीक है, तो जीएसटी तो पे करना पड़ेगा ना। अब जीएसटी वाले तो, आपने जीएसटी नंबर भी ले रखा होगा, ऐसा तो नहीं, इनकम टैक्स नंबर भी ले रखा होगा। अब आप इनकम दिखाओगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। अब वो टैक्स कहाँ से दोगे, पैसा तो यही सेम 100 रुपये घूम रहे हैं। अगर आप 4 बार आपने रोटेशन कर लिया और आपके प्रॉफिट आ गया उस 4 बार से, और आपको मान लो 30% टैक्स देना है, तो 100 रुपये गायब हो जाएंगे आपके। भाई पहली बार 100 के 70 रह गए, 30% टैक्स दिया, तो फिर 30%, फिर 30%, फिर 30%, तो 100 ही नहीं बचेंगे आपके, और जीएसटी और देना है आपको। तो जीएसटी में होता है कि नहीं, जो आपने टैक्स पे कर दिया उसका आप क्रेडिट ले लो और बचा हुआ दे दो। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह जो लोग आप टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेशन समझते हैं, तो जीएसटी में भी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो एंटाइटी हो तब तो आदमी समझ में आए ना, पैसा है नहीं, घूम रहा है, सेम नोट ही घूम रहा है चारों तरफ, और
इसलिए जीएसटी वाले इनके पीछे पड़े हुए थे, इसलिए इनकम टैक्स वाले इनके पीछे पड़े थे। भाई सेल दिखा रहे हो तो प्रॉफिट वो तो दो, टैक्स तो, पैसे कहाँ से, तो पैसा कहाँ से दें ये, इसलिए वो इनके जो एमडी उनको अरेस्ट किया गया। अब आप ये कहेंगे ये सब बात हो गई, ये सब कुछ हो गई, ये सेबी क्या कर रही है? देखो सेबी क्या करे, एक बड़ी अच्छा अभी भी चल रही है कंपनी, अभी भी लिस्टेड है कंपनी, अभी भी कंपनी में ट्रेडिंग हो रही है, चाहे 4-5 रुपए का ही भाव है। और आप सुनना, पब्लिक के पास 55% है और प्रमोटर के पास मात्र 43.5% है, और प्रमोटर की होल्डिंग 2022 से कम होती जा रही है। अभी पब्लिक क्यों ले रही है उसको? 55% क्यों घुसी हुई है इसमें? 55% कैसे हो गया? ये एवरेज करने का चक्कर है। आप में से कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज कब करना चाहिए। एज ए रूल किसी को मत सुनो आप, वो एवरेज करने का की एक स्किल है, स्किल। नॉर्मली आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। देखो आप 10 जगह 10 बातें सुनते होगे, लेकिन मैं आपको सिंपल एक रूल बता देता हूँ, जिंदगी में दुखी नहीं होगे आप। एवरेज करो ही मत आप। ये एवरेजिंग जो है ना, ये 55% तक ले आती है पब्लिक होल्डिंग को। वो राजेश एक्सपोर्ट्स में एवरेजिंग, वो रिलैक्सो में एवरेजिंग। रिलैक्सो उतनी खराब कंपनी नहीं है जिस तरह से राजेश एक्सपोर्ट्स है। और जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, वो जेंसोल में जैसे हो रहा है, वो पब्लिक एवरेज पे एवरेज करी जा रही है। ये पंप एंड डंप स्कीम है, ऊपर चढ़ाओ, ठीक है, मिलजुल के सब ऊपर चढ़ाओ, रिटेलर को फंसाओ और फिर सीधे शेयर नीचे गिरा दो, वो रिटेलर एवरेज ही करेगा। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको जो सुनाई, इसका एक ही पर्पज है कि देखो कागजों में भी फ्रॉड होता है, कागज ही सही नहीं है उसके। सेबी को आंखें दिखा रहा है ये प्रमोटर। 5 तारीख का ये जो ऑर्डर आया है जिसमें इनको डिबार कर दिया, पब्लिक 100 करोड़ की रिकवरी निकाल दी सेबी ने प्रमोटर्स और कंपनी के खिलाफ, और ये 7 साल तक पब्लिक मनी रेज नहीं कर सकते, मतलब कोई आईपीओ, कोई इश्यू, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं कर सकते। उसके बाद 6 तारीख को कंपनी का स्टेटमेंट देखो आप, अगले ही दिन वो ये कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया। ये सारी चीज़ जो है ना, ये जो ऑर्डर निकला ना एकदम झूठा है, और हम सारे लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि हम अदालत में जाएंगे। अब देखो आप, मतलब इतनी डिटेल होने के बावजूद कि जीएसटी वाले ने कह दिया, बीएसई ने कह दिया, इनकम टैक्स वाले ने कह दिया, पब्लिक कह रही है, रिटेल इन्वेस्टर एक कॉन कॉल में पूछ रहा है और ये कह रहे हैं हमने कुछ गलत ही नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, तो हम तो कोर्ट में जाएंगे। फिर अभी इनके 6 तारीख को इन्होंने एक फाइलिंग की है, तो ऑडिटर की रिपोर्ट है उसमें, जो आपके दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स थे ना, उसके साथ इन्होंने 6 मार्च को एक ऑडिटर का स्टेटमेंट दिया है। तो ऑडिटर क्या कहता है आप सुनिए आप। अब ऑडिटर है चार्टेड अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको अपनी डिग्री से मतलब है भाई, ऑफ कोर्स वो तो सही बात बोलेगा ना। तो चार्टेड अकाउंटेंट क्या है, उसको तो कंपनी से फीस मिल रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ अगर कुछ झूठा बोल दे तो फिर वो सी इंस्टीट्यूट से उसकी डिग्री छीनने का खतरा। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि सेबी ने इनके ऊपर जो जो आरोप लगाए है ना, वो ये बस जैसे इनके तो सर्कुलर, इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किए हैं, सेल और परचेज सर्कुलर है इनकी, और ये इन्होंने 50 करोड़ रुपया जो पैसा लिया था वो गड़बड़ कर दिया, फेक अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स इन्होंने दिए, ये सब सारी बातें उन्होंने लिखी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का ये कहना है, इनका जो ऑडिटर का, उनका ये कहना है कि साहब इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो इसका कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स पे आएगा, मतलब इनके बिजनेस के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, तो ये मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे पाऊँगा। मतलब ये उनको लिखना ज़रूरी होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये मैंने ऑडिट कर लिए हैं, और ये कंपनी की ट्रू एंड फेयर, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर है ना स्थिति प्रकट करता है। ये एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है कि ये सही है और करेक्टली
मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन सही है। वो कैसे लिखे, ठीक है। फिर उन्होंने एक और जोरदार बात लिखी, आप उसको सुनिएगा। इन्होंने कहा कि जो ऑडिटर साहब ने, कि इनका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसमें कोई अकाउंट की एंट्री कब चेंज हुई, किसने चेंज की, ठीक है ना, इसको पता नहीं लगाया जा सकता। जनरली कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जैसे आप जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं ना, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर्स, उसमें अगर आप अकाउंटिंग एंट्री चेंज करोगे ना, तो उसमें ये पता लग जाता है ये अकाउंटिंग एंट्री कब चेंज हुई, किसने चेंज की, ठीक है। तो वो इसलिए कि ऑडिट ट्रेल, मतलब कहाँ कहाँ किस टाइम पे कैसे कैसे इस खाते का मैनिपुलेशन किया गया है। या बही खाता जैसे सिंपल आप समझ लें, उसमें ओवर राइट कर दो, दिखाई देता है ना ओवर राइट, कि यार ओवर राइट किया। इसे तो पहले तो सेल ये 12,000 की बता रहा था और अब ये 15,000 की सेल बता रहा है, ओवर राइट करके 15,000 लिखा, तो पकड़ में आ जाता है ना वो। ऐसे ही कंप्यूटर में किसने ये सेल को चेंज किया, भाई पता तो लगना चाहिए ना चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि आखिर ये, भाई वो अगर ऑडिट कर रहा है, वो ये इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहता है कि इनके खाते भाई सही हैं कि नहीं, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए ये अकाउंट में चेंज किया है कि नहीं, कभी चेंज हुआ है कि नहीं, या मेरे आने से पहले चेंज कर दिया और फिर वापस चेंज कर देंगे। भाई मेरे आने से पहले इन्होंने खाते बड़ी बढ़िया बना दिए और वापस आके उसको चेंज कर देंगे। तो बोले इनमें ये सिस्टम नहीं है इनके कंप्यूटर में। अब आप बात ये कहेंगे कि ये सेबी इतने दिनों से इसको लिस्टिंग क्यों करा के बैठी है और अभी भी इसमें ट्रेडिंग हो रही है, ये रिजल्ट्स भी दे रहे हैं, ये सब भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए सेबी क्या एक्शन ले, आप बताइए। अगर ये कंपनी को ये कहती है भैया आप कंपनी बंद कर दो, मान लीजिए, या बीएसई ये कह दे, या बीएसई को ये सेबी ऑर्डर दे दे कि इसकी डीलिस्टिंग कर दो आप, तो डीलिस्टिंग में कौन मरेगा? वो जो बेचारे 55% वाले रिटेल इन्वेस्टर मरेंगे ना। अभी तो चलो 5 रुपये मिल रहा है शेयर का, ठीक है, हो सकता है कंपनी की बुद्धि में कुछ समझ आ जाए, उसके प्रमोटर को कुछ अक्ल आ जाए, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये रेगुलेटर्स के साथ समस्याएं रहती हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, पर क्या कार्रवाई करें? उसको जेल में डाल दें, फिर कंपनी का क्या होगा? कंपनी तो प्रमोटर ही चलाता है ना, किसको दे दें, क्या करें उसका? क्योंकि आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का पैसा लगा हुआ है। ये रेगुलेटर के सामने, ये बीएसई एनएसई के सामने जो है वो बड़ी दिक्कत की बात है कि कैसे एक छोटे निवेशक को बचाया जाए। और इसके कारण क्या है, वो थोड़े लीनियंट रहते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट छोटे निवेशक पे आता है और उनका बाजार से विश्वास हिलता है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो इसलिए कि पहली चीज़ आपको एवरेजिंग नहीं करनी, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना, आप र्यूमर्स और टिप्स पे मत जाइए। आप कंपनी की अच्छी कंपनी, फंडामेंटली अच्छी कंपनी आप लीजिए। दूसरी बात ये कि जहाँ भी आपको ज़रा सा भी संदेह हो ना कि ये कंपनी फ्रॉड हो सकती है, कहीं से सुना हो आपने, कहीं कोई कागज़ों में आपको अजीब बात लग रही हो, ठीक है ना। एक स्काई गोल्ड वाला कल हमने डिस्कस किया था, एक शेयर हमने डिस्कस किया था कल, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी यही था, सेल बहुत है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। कर क्या रहे हो भाई? मुझे नहीं समझ में आती है, धंधा काय को स्काई गोल्ड में जाऊँगा, बहुत दूसरी कंपनी की देख लूँगा मैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है। और कंपनी कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी बोलती रहे, जो रेगुलेटर्स का जो एक्शन होता है ना, जैसे जेंसोल में रेटिंग एजेंसीज का ये एक्शन बड़ा ड्रास्टिक होता है। मैनेजमेंट तो कुछ भी बोल सकता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग पूरी सावधानी बरतते हैं किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी करने से। तो ये ज़्यादा रिलायबल है। बीएसई हुआ, एनएसई हुआ, रेगुलेटर सेबी हुआ, हमारी रेटिंग एजेंसीज हुई, ये मच मोर रिलायबल है कंपनी से। तो आप इनके ऊपर ज़्यादा रिलाई करें बजाय प्रमोटर के, या बजाय टिप्स के, बजाय मीडिया के, बजाय
मैनेजमेंट के, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरी इस शेयर को या किसी अन्य शेयर को किसी भी वीडियो में खरीदने और बेचने की कोई राय नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही खरीद फरोख्त का निर्णय करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।